31 अक्टूबर 2008, रेडमंड, वॉशिंगटन में शानदार वैली व्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। रात ठंडी थी, लेकिन अर्पणा जिनागा का तीसरी मंजिल का अपार्टमेंट गर्म और अच्छा लग रहा था। अर्पणा भारतीय मूल की एक होशियार 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रही थी। उस दिन उसके अपार्टमेंट में हैलोवीन पार्टी चल रही थी। दोस्तों, पड़ोसियों और पड़ोसियों के मेहमानों समेत करीब 50 लोग अपार्टमेंट में आ जा रहे थे। पार्टी का माहौल जश्न जैसा था। पार्टी में आने वालों ने मास्क पहने थे, वाइन के गिलास पकड़े थे और हंस रहे थे। अर्पणा ने खुद लिटिल रेड राइडिंग हुड की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। उसे होने वाली डरावनी चीजों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात बीतती गई। सुबह 3 बजे तक पार्टी खत्म हो रही थी। शनिवार सुबह 1 नवंबर को करीब 3 बजे एक पड़ोसी ने अर्पणा को अपने दरवाजे पर एक लंबे जैतून जैसे रंग के आदमी से बात करते देखा। यह आखिरी बार था जब किसी ने अर्पणा को जिंदा देखा था। उसके बाद अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक सन्नाटा छा गया, जिसके पीछे एक डरावनी कहानी थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे अर्पणा के बगल वाले अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसी काइल रोज की नींद एक आवाज से खुली। उसने अर्पणा के घर से एक डरावनी अजीब चीख सुनी। यह आवाज करीब 20 सेकंड तक आती रही और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गई। आवाज बंद होने के बाद रोज ने कदमों की आहट या दौड़ने वालों के चलने की आवाज सुनी और फिर करीब 1 घंटे तक लगातार पानी के नल के चलने की आवाज आई। यह घटना उसी समय हुई जब मेडिकल एग्जामिनर ने तय किया कि अर्पणा का मर्डर हुआ है। कातिल ने सफाई करने में बहुत समय लगाया था और वह आवाज ही इस भयानक जुर्म का एकमात्र सबूत थी। अर्पणा शनिवार को काम पर नहीं गई, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि हैलोवीन के बाद छुट्टी या बीमारी होगी। रविवार भी शांति से बीत गया, लेकिन सोमवार 3 नवंबर को जब भारत में अर्पणा के परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था, तो उन्होंने अमेरिका में एक पारिवारिक मित्र जे बोडिचार्ला से उसके अपार्टमेंट की जांच करने का अनुरोध किया। जब जे वैली व्यू अपार्टमेंट पहुंचे तो वह अर्पणा के पड़ोसी कैमरून जोन्स से मिले। दोनों अर्पणा के दरवाजे पर गए। दृश्य चौंकाने वाला था। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था। दरवाजे का घुंडी और डेड बोल्ट दोनों टूटे हुए थे, जैसे किसी ने बूट से दरवाजा खोला हो। जे और कैमरून जोन्स एक साथ अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर जे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्पणा का नग्न शरीर उसके बेडरूम के फर्श पर बिस्तर के अंत में मुंह के बल पड़ा था। उसके शरीर का एक हिस्सा कपड़े से ढका हुआ था। उसके दांत टूटे हुए थे और सिर पर गंभीर चोटें थीं, जिससे साफ पता चलता था कि मरने से पहले उसने अपने कातिल से संघर्ष किया था। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि कातिल ने क्राइम सीन को छिपाने और सबूत मिटाने की कितनी डरावनी और लंबी कोशिश की। अर्पणा के पूरे शरीर पर एक तरह का मोटर ऑयल जैसा कुछ लगा हुआ था। उसके हाथों पर नीला टॉयलेट बाउल क्लीनर डाला गया था, जैसे उसके नाखूनों के नीचे से सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। अपार्टमेंट के कारपेट और दूसरी जगहों से ब्लीच की तेज गंध आ रही थी और दाग थे। बेडशीट हटा दी गई थी। एक कंबल थोड़ा जल गया था और बेडरूम की रजाई बाटब में भीग गई थी। पूरे सीन से पता चला कि कातिल ने क्राइम के सबूत मिटाने में काफी समय और मेहनत लगाई थी। रेडमंड पुलिस लेफ्टिनेंट ब्रायन कोट्स ने बाद में कहा, ये एक ऐसा सीन था जहां सस्पेक्ट या सस्पेक्ट्स ने क्राइम के सबूत छिपाने में काफी समय बिताया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कूड़ेदान में एक प्लास्टिक बैग मिला, जिसमें दो बहुत जरूरी चीजें थीं। अर्पण का खून से सना लाल टेरिक्लॉथ बाथरोब, जो उसके हैलोवीन कॉस्ट्यूम का हिस्सा था, और कैस्ट्रोल मोटर ऑन ऑयल की एक बोतल। यह तेल वही तेल था जो अर्पण के शरीर पर लगाया गया था। यह बैग और उसमें मौजूद सबूत पूरी जांच का आधार बने। सबूतों के इस मुश्किल सेट से 2 आदमियों के डीएनए प्रोफाइल मिले, जिससे केस
दो अलग अलग सस्पेक्ट्स की तरफ मुड़ गया। पहला सस्पेक्ट कैमरून जॉनसन, अर्पणा का पड़ोसी, जिसने जे बोडीचार्ला के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा और बॉडी ढूंढने में मदद की। कैमरून जॉनसन का डीएनए मोटर ओनेल की एक बोतल पर मिला। ये वही ओनेल था जिसका इस्तेमाल किलर ने क्राइम सीन को खराब करने के लिए किया था। इसके अलावा फोन रिकॉर्ड से पता चला कि कैमरून के फोन से मर्डर वाली रात सुबह करीब 3 बजे अर्पणा को 2 कॉल किए गए थे। ये वही समय था जब माना जा रहा था कि मर्डर हुए थे। जब पूछताछ की गई तो कैमरून ने ये कॉल करने से मना कर दिया। उसने माना कि वह अर्पणा की तरफ अट्रैक्टेड था और उस रात उसके साथ हुकअप करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने दावा किया कि वह आधी रात के बाद अपने अपार्टमेंट में सोने चला गया था और सुबह करीब 3 बजे अर्पणा के अपार्टमेंट से कुरकुराहट की आवाज सुनकर उठा और फिर वापस सो गया। जॉनसन यह भी नहीं बता सका कि वह हत्याओं के अगले दिन कैनेडियन बॉर्डर पर क्यों गया था और उसे एंट्री से मना कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे कुछ पूछताछ से छूट दी थी और उस पर कभी चार्ज नहीं लगाया गया। दूसरा सस्पेक्ट इमैनुअल फेयर था। वह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रहने वाला नहीं था, बल्कि हैलोवीन पार्टी में एक दोस्त के गेस्ट के तौर पर आया था। जॉनसन की तरह फेयर का डीएनए भी क्राइम सीन पर जरूरी सबूतों पर मिला। उसके डीएनए के निशान अर्पणा के खून के साथ अर्पणा की गर्दन पर, उसके मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए टेप के टुकड़े पर और कूड़ेदान में मिले खूनी लाल रोप पर मिले। फेयर का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसमें सेक्स क्राइम का रिकॉर्ड भी शामिल था, जिससे वह पुलिस का तुरंत टारगेट बन गया। पुलिस और प्रोसिक्यूटर ने इमैनुअल फेयर पर फोकस किया। फेयर को हत्या के लगभग 2 साल बाद 2010 के आखिर में गिरफ्तार किया गया और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। क्योंकि डीएनए सबूत कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड थे, इसलिए पुलिस ने साइबर जेनेटिक्स के बनाए गए ट्रू एलेल केसवर्क नाम के एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन से पता चला कि डक्ट टेप पर फेयर का डीएनए होने की संभावना 3.7 ट्रिलियन में 1 थी। ये नंबर बहुत मजबूत लग रहे थे। इमैनुअल फेयर को बेल के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, रैंक जब वह नहीं दे सका। इस वजह से वह अगले 9 साल तक सिएटल की किंग काउंटी जेल में रहा, जबकि उसे किसी भी जुर्म का दोषी नहीं ठहराया गया था। फेयर के खिलाफ आरोपों पर पहला ट्रायल 2017 में शुरू हुआ, यानी मर्डर के लगभग 8 साल बाद। बचाव पक्ष ने केस को 2 ऑप्शन में से एक के तौर पर पेश किया। उसने दूसरे सस्पेक्ट रूल के तहत कैमरन जॉनसन के सबूत पेश करने की इजाजत ली। जूरी को तेल की बोतल पर कैमरन जॉनसन के डीएनए, सुबह 3 बजे की उसकी कॉल और कैनेडियन बॉर्डर तक उसकी मूवमेंट के बारे में जानकारी दी गई। जॉनसन को गवाह के तौर पर बुलाया गया, जहां उसने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और कम जवाब दिए। जॉनसन को इम्यूनिटी मिलने के बावजूद कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उस पर कोई ट्रायल चला। प्रोसिक्यूशन ने दलील दी कि यह मुमकिन है कि फेयर और जॉनसन ने मिलकर मर्डर किए हों, क्योंकि उनके डीएनए सबूत एक ही डंपस्टर बैग में मिले थे और वे एक पार्टी में मिले थे। लेकिन कोर्ट ने जूरी को साथियों के बारे में कोई भी निर्देश देने से मना कर दिया। लंबी बहस और सबूत पेश करने के बाद अप्रैल 2017 में जूरी एकमत से फैसला नहीं ले पाई। जूरी का एक भी सदस्य दोषी ठहराने को तैयार नहीं था। बाद में जौहरी ने माना कि उसने फेयर को उसके हाथ पर बने टैटू और उसके दिखने के तरीके की वजह से ठग समझ लिया था, जिससे भेदभाव दिखता था। 2 साल बाद 2019 में दूसरा ट्रायल शुरू हुआ। इस बार बचाव पक्ष ने सबूतों की चेन में कमियों पर जोर दिया। डंपस्टर में मिले सबूत, जिन्हें शुरू में सुरक्षित नहीं किया गया था, उनसे सबूतों के खराब होने की संभावना दिखी। जूरी ने इन मुद्दों और कैमरन जॉनसन की संदिग्ध भूमिका पर गंभीरता से विचार किया। इसके अलावा एक गवाह के जैतून जैसी त्वचा वाले लंबे आदमी के बारे में बताने और फेयर के दिखने के तरीके, एक अश्वेत आदमी, में अंतर को भी अहमियत मिली। आखिरकार जून 2019 में दूसरे ट्रायल में जूरी ने इमैनुअल फेयर को फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप से बरी कर दिया।
9 साल जेल में बिताने के बाद फेयर को आखिरकार वह आजादी मिल गई, जिसके लिए वह हमेशा लड़ता रहा था। फेयर के वकील ने कहा, 9 साल की लड़ाई के बाद फेयर को आखिरकार वह आजादी मिल गई जिसके वह हकदार थे। हालांकि इमैनुअल फेयर को बरी कर दिया गया, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी और दर्दनाक बात यह है कि अर्पणा जिनागा का कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। यह केस आज तक ऑफिशियली अनसुलझा है। डीएनए सबूत, क्राइम सीन से छेड़छाड़ की कोशिश, 2 मजबूत संदिग्धों की मौजूदगी और कानूनी गलतियों ने एक ऐसा रहस्य बना दिया है जिसने रेडमंड को हिलाकर रख दिया है। कातिल के तेल, ब्लीच और जलाने से सबूत मिटाने की कोशिशों के बावजूद अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गलियारों में सच्चाई की बदबू अभी भी बनी हुई है। अर्पणा जिनागा की कहानी एक भयानक सच के तौर पर मौजूद है कि एक मासूम लड़की की जान हैलोवीन की रात त्योहारों के बीच बेरहमी से ले ली गई और उसका कातिल अभी भी अंधेरे में छिपा है।